हेलो स्टूडेंट्स, देखो मेटलर्जी का सबसे लास्ट वाला पोर्शन हमारा एलिंगम डायग्राम बचा था। उस एलिंगम डायग्राम को समझने से पहले हमें कुछ चीजें और समझनी है, तो वन बाय वन मैं वो चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख नहीं सकती हूँ ना। आपको जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद रखने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि 2-4 बार आप सुनेंगे तो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे ना। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसका सबसे अच्छा पार्ट यहाँ पे मेटलर्जी का एलिंगम डायग्राम है। अब एलिंगम डायग्राम को समझने से के लिए ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में देखिए, आपको याद है अच्छे से, मैंने स्मेल्टिंग की बात करी थी। किसकी बात करी थी? स्मेल्टिंग। लास्ट के लेक्चर में हमने बात किसकी करी थी? स्मेल्टिंग। क्या होता था स्मेल्टिंग में? स्मेल्टिंग में हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में चेंज करते थे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या याद आया आपको कि स्मेल्टिंग में हम क्या करते थे? हम मेटल ऑक्साइड को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में मेटल में चेंज करते थे, ठीक है ना। तो ये जो स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस है, ये जो स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस है जिसमें हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करते हैं, यही आपका एलिंगम डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है ना। इस वाली प्रोसेस में पूरा आपका एलिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट बैठेगा। वो कैसे बैठेगा? देखो, आपने यहाँ पे क्या बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। समझ में आई बात? रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। अब भाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, ठीक है ना। आपने ये तो बोल दिया है कि स्मेल्टिंग में मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में कराते हैं तो मेटल बनता है। तो किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, ये डिसाइड कौन करता है? एलिंगम डायग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एलिंगम डायग्राम इज रिलेटेड विथ स्मेल्टिंग, एंड स्मेल्टिंग में कौन सा रिएजेंट यूज करना है, या फिर हम बोले आइडियल रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन में हमें एलिंगम डायग्राम हेल्प करता है। क्या बोला मैंने कि जो आपका एलिंगम डायग्राम है, ये क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन में आपकी हेल्प करता है। रिड्यूसिंग एजेंट को सेलेक्ट करता है, या फिर हमें ये आइडिया देता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना है। बिल्कुल हिंदी में लिख दिया है मैंने, समझ में आ जाना चाहिए सबको। सबको समझ में आया? आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे याद रखने हैं जो कि थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं ना। पहली बात कि पहला तो कि एलिंगम डायग्राम्स किसके रिलेटेड है, आपको समझ में आया है कि ये स्मेल्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। दूसरी बात कि जब आप स्मेल्टिंग कर रहे हो, मतलब मेटल ऑक्साइड को ऑक्साइड में चेंज कर रहे हो, तो मतलब मेटल रिड्यूस हो रही है। तो कुछ मेटल ऐसी होगी जो आसानी से रिड्यूस हो जाती है, कुछ मेटल ऐसी होगी जो काफी डिफिकल्टी से रिड्यूस होगी। क्या बोला मैंने? कि कुछ मेटल ऐसी होगी जो आसानी से रिड्यूस हो जाती होगी, कुछ मेटल ऐसी होगी जो कि आसानी से रिड्यूस नहीं होती होगी। लेकिन चाहे वो आसानी से रिड्यूस हो, चाहे वो डिफिकल्टी से रिड्यूस हो, इसे रिड्यूस करने में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हीट रिक्वायर्ड होती है। फिर से बोल रही हूं कि हमें मेटल को रिड्यूस करना है। कुछ मेटल्स ऐसी होती होगी जो आसानी से रिड्यूस हो जाती होगी, कुछ मेटल्स ऐसी होती होगी जो कि डिफिकल्टी से रिड्यूस होती होगी। लेकिन दोनों ही टाइप की मेटल को रिड्यूस करने के लिए, चाहे वो आसानी से रिड्यूस हो रही हो, चाहे वो डिफिकल्टी से रिड्यूस हो रही हो, आपको हीट रिक्वायर्ड होगी, पहली बात। और अगर आप हीट रिक्वायर्ड है तो मतलब सिस्टम क्या हो गया आपका? सिस्टम क्या हो गया आपका? एंडोथर्मिक हो गया। और अगर सिस्टम एंडोथर्मिक हो गया तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? तो वही चीज है कि आपको कौन कौन से थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो पहला हमारा ये आता है कि भैया डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और क्यों पॉजिटिव होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने? मेटल को रिड्यूस करना है। मेटल रिड्यूस होगी, इजीली होगी या डिफिकल्टी से होगी, लेकिन दोनों ही केस में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हीट की जरूरत पड़ेगी। और अगर हीट की जरूरत पड़ेगी तो सिस्टम क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। और अगर सिस्टम एंडोथर्मिक होगा तो मतलब डेल्टा एच क्या होगा भैया? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। पायरोमेटलर्जी क्या है? जैसे
साइंस की या केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच, ऊपर मैंने क्या बोला है कि हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। हीट रिक्वायर्ड होती है मतलब किसी में कम की ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा इनकी होगी। वो रिडक्शन जो कि हीट की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिडक्शन। क्या बोला मैंने कि अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो और हीट की जरूरत पड़ रही है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, थर्मल रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस थर्मल रिडक्शन में टेम्परेचर का जो रोल आ रहा है, उस टेम्परेचर के रोल की स्टडी अगर आपको करनी है तो वो एक ब्रांच में की जाती है, उसे हम बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द थर्मल रिडक्शन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ वेरिएशन, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। क्या, स्टडी ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन, ड्यूरिंग थर्मल रिडक्शन is known as पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी क्या है, अगर ये आपसे पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, हीट है मतलब थर्मल रिडक्शन हो रहा है। उस थर्मल रिडक्शन के दौरान जो भी टेम्परेचर हो रहा है, उस टेम्परेचर में जो वेरिएशन आ रहा है उसकी स्टडी करने के लिए जिस ब्रांच का यूज किया जाता है या जिस ब्रांच के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आई आपको, सबको समझ में आई। चलो अब बात करते हैं कि और कौन सी आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है। एक आपकी हो गई थी डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी हमारी आती है बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी। क्या आती है, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी है ये क्या है, जैसे कि मेरे पास में गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन की अगर कोई बोले कि आप बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो एनर्जी तो है, ये तो समझ में आ गया। तो एनर्जी एसोसिएट विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। क्या बोला मैंने, द एनर्जी एसोसिएटेड विद a chemical reaction that can be used to do useful work। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन से एसोसिएट होती है और उस एनर्जी का यूज हम यूजफुल वर्क करने के लिए उपयोग में करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे देती हूँ यहाँ पे कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद a chemical reaction that can be used to do useful work। ठीक है ना, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, यूजफुल वर्क करने में यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास में मेटल ऑक्साइड से रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प में हम मेटल बना रहे थे, तो ये भी जो आपने वर्क किया है, इस वर्क को करवाने के लिए जो एनर्जी का उपयोग किया गया है तो उसी को हमने क्या बोला है, गिब्स एनर्जी बोला है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है कि आप बोलो कि इसे जैसे गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी को चेंज इन गिब्स एनर्जी के लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी। ठीक है ना, चेंज इन गिब्स एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी बोलेंगे। अब डेल्टा जी और एक वर्ड मैंने बोला था डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, इनमें क्या रिलेशन है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये क्या है आपका, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है आपका चेंज इन एंथैल्पी, और ये क्या है आपका रैंडमनेस। अब देखो इसे जरा ध्यान से समझना, तीनों चीजों को वन बाय वन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा जी के बीच में क्या होगा यहाँ पे, तो हमने कहा कि भैया जैसे कि आपका रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास में इस रिडक्शन में इस सिस्टम के द्वारा जो भी इससे रिलेटेड आपकी एनर्जी एसोसिएट जो भी होगी उसे हमने क्या बोला, डेल्टा जी बोला। तो ये क्या हो गई हमारी डेल्टा जी। अब डेल्टा एच क्या है, ये है आपका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड। क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड। फिर से बोल रही हूं मैं कि डेल्टा एच क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल अमाउंट
ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, ठीक है ना, जो कि हम जनरली किस में निकालते हैं कि मेरे पास में या तो आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी या फिर आपकी एक्सोथर्मिक होगी। और चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो अभी अभी मैंने बताया कि डेल्टा एस तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये क्या है हमारे पास में डेल्टा टी एस, मतलब अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो यहाँ पे ये है हमारे पास में रेंडमनेस, रेंडमनेस, एक मिनट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। अब ये क्या चीज है रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब अगर मैं एस की बात करूं तो एस क्या है, एंट्रोपी। और यहाँ पे मैंने डेल्टा टी एस लिखा है, तो डेल्टा टी एस का क्या मतलब होता है, डेल्टा एस होता है आपका चेंज इन एंट्रोपी। और ये जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जो होती है इसे हम लिखते हैं क्यू बाई टी। क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। मतलब जैसे कि किसी भी चीज में रेंडमनेस आने के लिए, मतलब सिस्टम में जो रेंडमनेस है उसके लिए हम अगर उसकी रेंडमनेस को किसी में मेजर करना चाहें तो किस टर्म में हम मेजर करेंगे, तो उसे हम एंट्रोपी के टर्म्स में मेजर करेंगे। फिर से बोल रही हूँ कि जैसे कि आपके पास में एक परफ्यूम की बोतल है, आपने परफ्यूम की बोतल को खोला एकदम से, तो वो उसके पार्टिकल क्या होंगे, फैलेंगे, मतलब सिस्टम में रेंडमनेस आई। ठीक है, दूसरा आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि मोती की माला है, तो मोती की माला को आपने तोड़ा तो मोती क्या हुए, बिखरे, मतलब रेंडमनेस आई। तो एक आपने क्या करा है कि गैस सिलेंडर को खोल दिया। तो इन तीनों चीजों में हमारे पास में सबसे ज्यादा रेंडमनेस कहाँ पे आ रही है, गैस सिलेंडर खोला, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा आपके क्या होंगे, फैल जाएंगे पूरे। तो वो जो फैलाव हुआ है उस फैलाव को हम जिस टर्मिनोलॉजी में मेजर करते हैं उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब, जैसे आपने मेजरमेंट कर लिया तो उस मेजरमेंट को किस टर्मिनोलॉजी से आप बोलोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो आप उसे एंट्रोपी के टर्म्स में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो ये एंट्रोपी क्या होती है आपकी, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। क्या होती है, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी से, एंट्रोपी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एस में। और ये एक टाइप से क्या हो, हीट, तो टेम्परेचर के साथ में इसमें कितना चेंजेस आया है वही हम यहाँ पे लिखे हैं डेल्टा टी एस। यहाँ पे टी डेल्टा एस दिखाई दे रहा है, तो मतलब टेम्परेचर के साथ में एंट्रोपी में क्या चेंजेस आया है वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज आपके पास में एलिंगम डायग्राम में किस तरह से इसका यूज करना है जरा ध्यान से सुनो, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। तीनों चीज समझ में आई। गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई, ये एनर्जी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ में एसोसिएट एनर्जी, जिसका यूज हम क्या उस सिस्टम को कराने के लिए, जैसे एक यूजफुल वर्क कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम डेल्टा जी बोलेंगे। क्या बोला मैंने, यूजफुल वर्क के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी बोल देंगे। डेल्टा एच क्या हो गया, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई, ठीक है ना, वो यूजफुल भी है और यूजफुल नहीं भी है, ऐसा बोल सकते हो। फिर आपके पास में टी डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस मतलब एस क्या है यहाँ पे, एंट्रोपी, और एंट्रोपी में चेंज क्या है, डेल्टा एस है। एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है, एंट्रोपी। और एंट्रोपी में चेंज क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया। और ये किसके साथ में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या लिखा है, टी डेल्टा एस। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो कि अगर मुझे मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज कराना है तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, तो किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्वतः होने के लिए, अपने आप होने के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आपको मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा जी के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। अब पहले ही हमें ये समझ में आ गया कि स्मेल्टिंग हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें मुझे हर एक स्टेप में आपने, मैंने पिछली बार बताया कि चाहे आपको, सॉरी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्मेल्टिंग हो रही है तो आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। अब वो रिडक्शन इजीली भी हो सकता है, वो डिफिकल्ट से भी हो सकता है, बट दोनों ही केस में आपको हिट की रिक्वायरमेंट होगी। हिट की रिक्वायरमेंट होगी मतलब डेल्टा एच तो पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बारे में क्या है कि मैं ऐसा इसकी वैल्यू क्या रखूं कि ओवरऑल मुझे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, मतलब एंट्रोपी आपकी क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही मेरे पास में डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ये तीनों बातें समझ में आई। पूछा जा सकता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। स्मेल्टिंग के लिए डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये दो चीजें तो आपके लिए क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी, चाहे किसी भी टाइप की रिएक्शन हो रही, अगर वो स्पॉन्टेनियस है, अगर वो फीजिएबल है, तो डेल्टा जी नेगेटिव और एंट्रोपी पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये हर एक चीज के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, कहीं पे भी चले जाओ, ये आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल है। अब ये जो डेल्टा एच है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है कि मेरे पास में किसी भी रिएक्शन को करवाना है तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, ओके ठीक है भैया, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। तो ये कैसे पता चलेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके पास में हमने क्या बोला है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा, इसका आइडिया हमें कहां से मिलेगा, एलिंगम डायग्राम से मिलेगा, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने इसे, एलिंगम डायग्राम से मिलेगा, ठीक है ना। तो इस एलिंगम डायग्राम से इस रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया लेने से हमें क्या, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा आप सोच सकते हो ना कि हम इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हैं भाई कि यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए। आप बोल रहे हो कि एलिंगम डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, एलिंगम डायग्राम से हमें पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यही रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या करेगा, डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा। क्या करेगा, डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं बोलूं कि इस रिड्यूसिंग एजेंट का रोल क्या है, तो रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया। क्या आया, रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कि ये बताता है कि सॉरी ये क्या करता है, डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाता है। कैसे बनाएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये कि मेरे पास में आयरन ऑक्साइड है, और आयरन ऑक्साइड जब Fe में और हाफ O2 में चेंज होता है विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया, क्या बोला मैंने, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है ना। ये डेटा आपका एक्सपेरिमेंटली, कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर मुझे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करानी है, फिजिबल करानी है, तो मेरे पास में डेल्टा जी की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या आती है, पॉजिटिव आती है, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। अब लेकिन मुझे ये रिएक्शन तो करानी है, मुझे आयरन ऑक्साइड को आयरन में चेंज तो करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक और दूसरी रिएक्शन को, जैसे कि कार्बन, कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा और ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, हाफ O2 से हाफ O2 तो कट गया, तो यहाँ पे देखिए आप जरा, FeO प्लस सी इट विल गिव्स Fe प्लस CO, बोलो बात समझ में आई। तो जब इसकी मतलब FeO को हमने Fe में चेंज करा तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके CO बनाता है तो इसके लिए मुझे डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो अपन यहाँ पे 40 के अराउंड आती है, और इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो -100 आती है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन जब जुड़ी तो यहाँ पे मेरे पास में ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो बनी है, इन रिएक्शन को ऐड करने पर तो जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, देखो -60 आ गई, आई ना। तो जैसे ही -60 वैल्यू आई तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फिजिबल हो गया। तो यही मैंने बताया कि कार्बन यहाँ पे क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है।
बोलो बात समझ में आई? तो अगर मैंने बोला कि एलिंगम डायग्राम का यूज हम सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाता है। और ये कैसे बनाता है ये भी आपको समझ में आया। क्या किया मैंने? आयरन ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन जब मैं ऐसे कराती हूँ तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जो कि 40 होती है। दूसरी रिएक्शन मैंने देखी कार्बन का, जब मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाती हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है। इन दोनों रिएक्शंस को हमने क्या करा? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू आई वो क्या है? नेगेटिव आई। तो अब ये वाली रिएक्शंस क्या हो गई मेरे लिए? स्पॉन्टेनियस हो गई, मतलब फीजिएबल हो गई। तो यही रोल रहता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एलिंगम डायग्राम को पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब अपन चलते हैं एलिंगम डायग्राम की ओर। हेलो। तो ये है हमारा एलिंगम डायग्राम। अब आप जब एलिंगम डायग्राम की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे, सामने ग्राफ रखें। इस ग्राफ को मैं पहले एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि भैया ये ग्राफ बनाया किसके बीच में गया है ना? किसके बीच में ग्राफ बनाया गया है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास में देखिए, वाई एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है? डेल्टा जी नॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डेल्टा जी नॉट। तो ये बनाया गया है डेल्टा जी। अब यहाँ पे डेल्टा जी क्या था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था? गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट किसकी? इन मतलब आपका पर केजी में, पर केजी, सॉरी केजी पर मोल में हमारे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन। तो याद रखें कि यहाँ पे किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है? ये ग्राफ हमारा बनाया गया है डेल्टा जी इन केजी पर मोल ऑफ O2। मेक इट अ पॉइंट। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा गया है? वाई एक्सिस पे हमारे पास में डेल्टा जी इन केजी पर मोल ऑफ O2 एंड वर्सेस टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ठीक है ना? तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि ये देखिए आप टेम्परेचर, और ये आपका क्या है? डेल्टा जी। तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, तो किसका डेल्टा जी? डेल्टा जी आपका O2 के लिए, और टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि अरे ग्राफ किसके बीच में? डेल्टा जी, तो डेल्टा जी लेकिन किसका? ठीक है ना? तो डेल्टा जी नॉट इन किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब आप देखिए हर एक यहाँ पे लाइन, ग्राफ में हर एक लाइन आपकी क्या, मैक्सिमम लाइन आपको दिख रही है कि स्ट्रेट ही जा रही है? देखिए जरा आप यहाँ पे, ये स्ट्रेट लाइन, ग्रीन वाली लाइन देखो, ये आप येलो वाली लाइन देखिए, ये आप रेड वाली लाइन देखें। मतलब ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल टू मेटल ऑक्साइड, हर एक पे लिखा है कि मेटल से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे स्मेल्टिंग में क्या होता है? मेटल ऑक्साइड से मेटल बनता है। मतलब ये स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के रिवर्स की बात की जा रही है, उसके लिए ग्राफ है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है कि जो ऑक्साइड है, मतलब मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है, उसके लिए ग्राफ बनाया गया है। तो ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल टू मेटल ऑक्साइड स्लोप अपवर्ड्स, देखिए हर एक क्या हो रहे हैं? स्लोप आपके अपवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है ना? इसका रीजन पूछा जाता है क्यों? तो डेल्टा जी बिकम लेस नेगेटिव। जैसे आपके पास में ऊपर जाइए आप, जैसे -900, -800, -700, -600, -500, ये। तो यहाँ पे आपके लिए स्मेल्टिंग के लिए मैंने क्या बोला था? डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। स्मेल्टिंग के लिए डेल्टा जी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, मतलब मेटल ऑक्साइड का मेटल में चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से समझना, हमारे पास में ये स्मेल्टिंग से रिलेटेड है। स्मेल्टिंग में क्या होता है? मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज होती है, और उस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप इसको उल्टा ऐसे देखो तो देखिए ये -800, अगर मैं SiO2
के ऑक्साइड को सिलिकॉन में चेंज करूं तो इसके लिए देखो ये -800 डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल टू मेटल ऑक्साइड स्लोप अपवर्ड्स बिकॉज डेल्टा जी बिकम लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ में आ गई कि जो हाई टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये ग्राफ जो बनाया गया है ये स्मेल्टिंग की प्रोसेस जो होती है उसका तो रिवर्स है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट की ग्राफ किसके बीच में बनाया गया है, दूसरा पॉइंट ये कि हर एक लाइन जो है वो मेटल से मेटल ऑक्साइड में चेंज होने की है, उनकी स्लोप क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड दिखाई दे रहे, सबको अपवर्ड दिखाई दे रहे हैं। क्या क्यों है अपवर्ड, क्योंकि डेल्टा जी बिकम लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे, एक मिनट है ना, मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो ग्राफ में, आपका ग्राफ मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, देखिए 0 फिर 400 800 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने पर आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड की ओर जा रहा है, जा रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे हम किसी भी एक लाइन को पकड़ लें, आप उसको देखिए। ये मैंने जैसे कि मैग्नीशियम के लिए देखा, तो मैग्नीशियम के लिए जैसे जैसे हम ऊपर गए, अब ये आपने बोला कि स्ट्रेट लाइन है, जहां पे आपको शार्प कुछ ऐसे दिखाई दे रहे चेंजेस स्ट्रेट लाइन में, वो मैं बताती हूँ वो क्या है ना। पहले आप सिर्फ ये देखिए, चलो ग्रीन वाली को पकड़ लेते हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जा रही है। तो ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल टू मेटल ऑक्साइड स्लोप इज अपवर्ड, दिख रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना, जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा है ये। अगर आप देखें कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे, 2000 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेल्टा जी की वैल्यू में चेक करूं तो डेल्टा जी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है। आप एकदम लाइन से खींचेंगे तो -800 और 700 के बीच में आ रही है। तो यही मैंने बोला है कि ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल टू मेटल ऑक्साइड स्लोप अपवर्ड्स बिकॉज डेल्टा जी बिकम्स लेस नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए कि हमारे जो प्लॉट में हमने देख रहे हैं वो हमारी हर एक लाइन क्या हो रही है, स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। कुछ लाइन में आपके पास में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की अगर या कैल्शियम की मैं बात करूं, ये यहाँ तक स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, और सडनली यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये जो सडन चेंज हो रहा है ना, ये बता रहा है फेज, फेज चेंज हो गई है। फेज चेंज हो गई है मतलब सॉलिड का या तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा या फिर लिक्विड का वेपर में चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई दे रही है प्लॉट में, हर एक लाइन आपको स्ट्रेट ही दिख रही है। लेकिन कुछ लाइंस आपको कहाँ हो रही है, चेंजेस आ रही है, तो वो किसको दिखा रही है, चेंज इन फेज दिखा रही है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, चेंज इन फेज। जैसे अब यहाँ पे लिखा भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम, तो अगर ये चीज यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम बता रहा है। ये वाले पॉइंट में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट आया तो क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो इतना समझ में आ गया कि आपके पास में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन जहां पे आपको सडन कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो वो चेंजेस किसको दिखा रहे हैं, आपके ग्राफ में फेज चेंज को दिखा रहे हैं। इतना समझ में आया। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैग्नीशियम के केस में आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे इसका क्या हो गया होगा, कुछ फेज चेंज हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा 3 पॉइंट तो आपके याद हुए कि किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, आपको दिख रहा है सामने। दूसरा कि आपके पास में ये मेटल से मेटल ऑक्साइड के लिए है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है कि लेस नेगेटिव होती जाएगी, जो कि आपको सामने ही ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन आप इसको ग्राफ को समझना है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाता है। तीसरा कि आपके पास में हर एक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट जहां पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्या चेंज है, वो फेज में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो या लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा हो, तो फेज डायग्राम के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा हमारे पास में पॉइंट क्या याद रखना है कि विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप जैसे कि सपोज कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो विथ इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऐसा हो सकता है कि जो लाइंस हैं वो आपकी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 को क्रॉस कर जाए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि यहाँ पे अपर साइड में, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये जो है 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप मानो कि 0, ग्राफ पूरा नहीं दिखाई दिया। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, तो विथ इंक्रीजेस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, with increases temperature line crosses
डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। और ये सिर्फ आप यहाँ पे देख पाओगे किसके लिए, मरकरी के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए। किसके लिए देख पाओगे एक्सपेरिमेंटली, या तो मरकरी के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए। तो एक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए -100 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिख रहा है ये मरकरी, मरकरी के लिए ये ग्राफ, और ये इस तरह से ये पूरा इधर जा रहा है ना। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू 0 को क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका किस किस के लिए डेल्टा जी 0 हो जाता है, डेल्टा जी 0 लाइन को क्रॉस कर जाता है, वो सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए और मर्क्यूरी के लिए क्रॉस कर जाता है। ये अपने को इतने पॉइंट याद रखना है। अब बोलोगे यार इसका यूज क्या है, इस एलिंगम डायग्राम को हमें पढ़ के और कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ग्राफ बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपको ग्राफ बना हुआ रहेगा। तो जब आपके पास में ग्राफ बना हुआ रहेगा तो आपको उस ग्राफ को देख के ही क्वेश्चन को सोल्व करने होंगे। ट्रिक को समझ के आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपके पास में एलिंगम डायग्राम आपको बना के दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी कि एलिंगम डायग्राम देख के हम क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लगा लेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन ऐसे आता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। कि अगर मैं बोलूं कि ये एलिमेंट इसको रिड्यूस कर सकता है क्या, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो आप सबसे पहले जिसके बारे में बोला गया है कि सपोज कि आपको बोला गया है कि मैग्नीशियम क्या एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है क्या। क्या मैंने बोला है कि क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है क्या। तो आप सबसे पहले ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ में चेक करेंगे कि मैग्नीशियम कहाँ बैठा हुआ है। आपने देखा कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के नीचे बैठा है। क्या देखा आपने कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के नीचे बैठा हुआ है। तो आप एक बार सोचोगे कि हाँ ये कर सकता है। तो आपको अगर कोई मेटल ग्राफ में नीचे दिखाई देती है तो नीचे वाली ऊपर वाली को रिड्यूस कर सकती है। क्या बोला मैंने, नीचे वाली मेटल ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है, पहली बात। अब दूसरी बात की रिड्यूस तो कर सकती है लेकिन किस टेम्परेचर तक रिड्यूस कर सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, किस टेम्परेचर तक रिड्यूस कर सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि मैग्नीशियम का मैंने बोला क्या वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकती है क्या। तो आपने देखा कि हाँ भाई मैग्नीशियम नीचे बैठा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन दूसरी ही चीज वो क्या पूछेगा, क्या इस टेम्परेचर पर रिड्यूस कर सकता है क्या। हाँ, तो हमने ये देखा कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा एल्यूमिनियम से नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, बट टेम्परेचर की इसके पास में क्या रहेगी, लिमिट रहेगी कि कितने टेम्परेचर तक ये इसको रिड्यूस कर सकता है। तो आप जरा एल्यूमिनियम का जो लाइन है ग्राफ में वो देखिए, ये आपकी एल्यूमिनियम की लाइन है, ये पूरा एल्यूमिनियम का लाइन है ना। फिर दूसरा आप मैग्नीशियम वाली लाइन देखिए, ये आपकी मैग्नीशियम वाली लाइन है ग्राफ में, ये एल्यूमिनियम को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, एल्यूमिनियम को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम की लाइन ऊपर चली गई और एल्यूमिनियम की लाइन क्या आ गई, नीचे आ गई। तो इस वाले टेम्परेचर के बाद, इस वाले टेम्परेचर के बाद में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अब ग्राफ में देख के टेम्परेचर मैच कर लो कि कितना टेम्परेचर आ रहा है जहां पर ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कितना आ रहा है, 1600 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब ये कि 1600 डिग्री सेल्सियस तक या इससे कम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर मैंने टेम्परेचर लिया तो उस टेम्परेचर पर हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम का जो ग्राफ वाली लाइन है वो नीचे आ जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर चली जाती है। तो आपको यही चेक करना है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने के लिए सिर्फ इतना चेक करो कि किसका ग्राफ नीचे है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर तक आप इसे रिड्यूस करवा सकते हो। यहीं से आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पास में अगर ये समझ में आ जाता है, ग्राफ दिया हुआ रहता है, ग्राफ को देख के आपको यहाँ पे लाइन मैच करनी होगी, लाइन मैच कर लोगे, टेम्परेचर देख लोगे और टेम्परेचर देखने के बाद आप ये मैच कर लोगे कि भैया ये इसको रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत आसानी समझ में आ गया। अब ये सब चीजें समझने के बाद
देखा कि ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ गिवन रहेगा। तो याद रखें कि नीचे वाला ऊपर वाले को तो रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, टेम्परेचर लिमिटेशन रहेगी। आपको जिसके बारे में पूछा गया है उसके ग्राफ की लाइन को जिसके द्वारा रिड्यूस करवा गया उसके वाले ग्राफ की लाइन से मैच करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, और जो भी टेम्परेचर गिवन होगा वो उस पर आपको देखना पड़ेगा। कि सपोज कि मैं बोलती हूँ कि मैग्नीशियम क्या 1800 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर पाएगा क्या, तो अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यार ये तो 1600 के ऊपर क्या हो गया, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैंने देखा एल्यूमिनियम का नीचे आ गया, मैग्नीशियम का ऊपर चला गया, तो ये 16 पे तो करेगा, लेकिन इसके अबव पे अगर कोई सा भी टेम्परेचर आपको दे दिया गया है तो उस पर रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बहुत ही सिंपली आप इसके देख सकते हो। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, तो अपन उस लिमिटेशंस पे बात कर लेते हैं। तो एलिंगम डायग्राम की क्या क्या लिमिटेशंस है। एलिंगम डायग्राम हमें सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब फिजिबल रिएक्शन है या नहीं है। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। मतलब ये सिर्फ हमें ये बताता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है, बट ये हमें काइनेटिक ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि वो किस रेट से हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है ना। दूसरा हमने ये देखा कि ग्राफ किसके बीच में हम प्लॉट करते हैं, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने इक्विलिब्रियम में देखा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पे के क्या है भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ग्राफ इनके बीच में और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कर रहे हो, तो आप ये प्री एज्यूम करके चल रहे हो कि आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। तो ऐसा हर एक रिएक्शन के लिए थोड़ी नहीं होता है। मतलब आपने ग्राफ इसके बीच में प्लॉट किया है तो इसका मतलब ये कि एलिंगम डायग्राम में जो भी बातें की गई है वो ऐसा मान के चली गई है कि वो इक्विलिब्रियम पे हो रही है। तो ऐसा हर एक रिएक्शन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका एक और दूसरा लिमिटेशन हो जाता है कि प्री एज्यूम कर लिया गया है कि सारी की सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये मेन दो आपके क्या हो गए, इसकी लिमिटेशंस हो गए। तो मतलब सिर्फ और अपने को ये देखना है कि रिडक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब सॉरी आपकी रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। दूसरा है कि इसके लिए थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं कि क्या क्या होने चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका एंट्रोपी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बातें अपने को इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू।